हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग नए वर्ष की शुरुआत नए सोच के साथ, नई जोश के साथ करिए। आज से ही आप यह पढ़ ले लीजिए कि हमें 2024 में कुछ एक नया बदलाव करना है अपने भविष्य के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा, आप लोग का नंबर भी अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 से 6 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आप लोग को इस सब्जेक्ट का एक मैराथन क्लास दिया जाएगा, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। देखिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो लैब रिकॉर्ड के बारे में पूछा है, तो चलिए देखते हैं लैब रिकॉर्ड क्या है, या लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। कहीं पर भी लैब रिकॉर्ड के बारे में लिखेगा तो आपको ये लिखना है। तो लैब रिकॉर्ड में हम लेबोरेटरी के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित करते हैं। उससे हम लैब में उपस्थित विभिन्न इक्विपमेंट, मतलब उपकरणों, ठीक है, उससे हम लैब में उपस्थित विभिन्न इक्विपमेंट, उनकी संख्या, उपयोगिता, कार्य करने की प्रक्रिया तथा उनके मूल्य की जानकारी रखते हैं, ठीक है। लैब रिकॉर्ड में हम लेबोरेटरी के बारे में जो भी जानकारी होती है उसको एकत्रित करके रखते हैं। उसमें हम लैब में उपस्थित विभिन्न जो भी इक्विपमेंट उपलब्ध हैं उनको संख्या, उपयोगिता, कार्य करने की प्रक्रिया तथा उनके मूल्य की जानकारी रखते हैं कि यह कितने मूल्य का है, ठीक है। इनके साथ साथ हम प्रयोगशाला में उपस्थित इक्विपमेंट की सहायता से किए जाने वाले कार्य की जानकारी को भी रखते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके लैब में क्या है, एक हल है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं वहां पर आपको एक एग्जांपल के माध्यम से हल बताऊं, लेकिन लैब में तो हल हल जाएगा नहीं अब लैब में, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि हल से क्या होता है, हल से खेत की जुताई की जाती है। तो वहां पर जो लैब रिकॉर्ड होता है, वहां पर एक रिकॉर्ड लिखा जाता है। उस रिकॉर्ड पे लिखा जाएगा कि यह हल है, इससे खेतों की जुताई होती है, इतने टाइम में इतनी जुताई करता है, इतने इतना इसका कीमत है, ठीक है। यह सब जानकारी लैब रिकॉर्ड में लिखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लैब रिकॉर्ड में इनके संख्या के साथ साथ उपस्थित इक्विपमेंट की सहायता से किए जाने वाले कार्य की जानकारी भी रखते हैं। लैब रिकॉर्ड में लैब में किए गए कार्य की डाटा रिकॉर्डिंग, उसका रिजल्ट भी नोट करते हैं, ठीक है। लैब में जो भी कार्य किया जा रहा है उसका डाटा रखेंगे, उसकी रीडिंग रखेंगे, उसके रिजल्ट का भी नोट हम लोग रखते हैं। जैसे लैब में क्या कहता है, नए नए सीड का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नए नए केमिकल बनाए जाते हैं, तो वहां पर जैसे उनकी रीडिंग कितनी आ रही है, क्या रीडिंग आ रहा है, कितने पीएच पर कितना क्या सिस्टम है सॉइल का, तो ये सब जो रीडिंग होता है एक लैब रिकॉर्ड होता है, उस पर लिखा जाता है, ठीक है। तो लैब रिकॉर्ड में लैब में किए गए जो भी कार्य होते हैं उनकी डाटा की रीडिंग, उसका रिजल्ट भी नोट करके रखा जाता है। लैब रिकॉर्ड में इक्विपमेंट की सुरक्षा तथा देखरेख के बारे में जानकारी लिखी जाती है। लैब इक्विपमेंट में सुरक्षा तथा देखरेख के बारे में भी सारी जानकारी लिखी जाती है कि इस उपकरण से क्या नुकसान हो सकता है, इससे क्या क्या हमें बच के काम करना है, क्या क्या इससे लाभ हो सकता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लीजिएगा। लैब रिकॉर्ड में हम लेबोरेटरी के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं। उसमें हमें लैब में उपस्थित विभिन्न इक्विपमेंट, उनकी संख्या, उपयोगिता, कार्य करने की प्रक्रिया तथा उनके मूल्य की जानकारी पता होता है। इसके साथ साथ हम प्रयोगशाला में उपस्थित इक्विपमेंट की सहायता से किए जाने वाले कार्य की जानकारी भी रखते हैं। लैब रिकॉर्ड में हम लैब में किए गए कार्य की डाटा रीडिंग, उसका रिजल्ट भी नोट रखते हैं। लैब रिकॉर्ड में इक्विपमेंट की सुरक्षा तथा देखरेख के बारे में भी जानकारी लिखी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैब रिकॉर्ड। लैब रिकॉर्ड का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के द्वारा हमें लैब में उपस्थित सभी सामानों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैब में उपस्थित जितने भी सामान है उन सभी को लैब रिकॉर्ड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के द्वारा हमें लैब में उपस्थित सभी सामानों की संख्या के बारे में जानकारी मिल जाती है, बिना गिने हुए उसमें लिखा रहता है रिकॉर्ड में, ठीक है। लैब में उपस्थित सभी इक्विपमेंट के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है कि किस कार्य से क्या, किस इक्विपमेंट से क्या कार्य करना है। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा इक्विपमेंट से कोई कार्य कर देंगे, इसलिए वहां पर पहले से ही लैब रिकॉर्ड में ये सब लिखा होता है जानकारी। तो लैब में उपस्थित सभी इक्विपमेंट के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व में लैब में किए गए कार्य तथा उसके कार्य विधि की जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई नया
अनुसंधान करता आया है उसको पता नहीं कि अभी क्या हुआ है, तो वह लैब रिकॉर्ड को खोलेगा, वहां पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि इससे पहले इस पर क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या शोध किए गए हैं। तो पूर्व में किए गए लैब में जो भी कार्य होते हैं उसके कार्य की विधि की जानकारी मिलती है, जिससे फायदा बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैब के सभी सामानों का लिस्ट, ठीक है, सॉरी लिस्ट में पढ़ रहा हूँ। तो लैब के सभी सामानों का यूज करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी उसमें जानकारी होती है कि किस इक्विपमेंट से क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, ये सब वहाँ पे लिखा रहता है। तो लैब में सभी सामानों का यूज करते समय बरती जाने वाली जो भी सावधानियां होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। लैब के सभी सामानों को सुरक्षित रखने व उचित देखरेख के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, लैब के सभी सामानों को सुरक्षित रखने व उचित देखरेख के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। तो यह था लैब रिकॉर्ड के बारे में मैंने जो बताया आप लोगों को। लैब रिकॉर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या नोट किया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसे कम्युनिकेशन का रूप है, कम्युनिकेशन मतलब संचार। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसे कम्युनिकेशन का रूप है जिसमें एक व्यक्ति या स्पीकर, स्पीकर मतलब होता है वक्ता, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं यहाँ से, मैं एक वक्ता हूँ, आप लोग क्या, आप लोग हमारे श्रोता हैं। ठीक है, आप लोग हमारे ऑडियंस में, आप लोग का स्पीकर हूँ इस टाइम। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसे कम्युनिकेशन का रूप है जिसमें एक व्यक्ति या स्पीकर एक बड़ी संख्या में लोगों के सामने बोलता है। इसमें व्यक्ति अपनी विचार, ज्ञान या किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। कहने का मतलब क्या समझिएगा, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक से आप लोग समझ लेंगे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होगा जहां पर 5 6 7 8 10 लोग से अधिक लोग होंगे। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग एक संचार का रूप है जिसमें एक व्यक्ति या स्पीकर एक बड़ी संख्या में लोगों के सामने बोलता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वह अपनी विचार, ज्ञान या किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ठीक है, कोई भी अपना ज्ञान होता है उसको दूसरे के सामने व्यक्त करता है। पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य होता है श्रोता को प्रभावित करना। क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य? श्रोता को प्रभावित करना तथा उन्हें किसी विषय पर जागरूक करना। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य होता है श्रोता को प्रभावित करना अपनी बातों से, उन्हें किसी विषय पर जागरूक करना, उन्हें किसी कार्यक्रम, विचार या उद्देश्य के प्रति लोगों को जानकारी देना। ठीक है, उन्हें किसी कार्यक्रम, विचार या उद्देश्य के प्रति लोगों को जागरूक करना पब्लिक स्पीकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। पब्लिक स्पीकिंग के उद्देश्य से लोगों को क्या कहता है, मोटिवेट भी किया जाता है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग विभिन्न अवसरों पर होती है। पब्लिक स्पीकिंग जो होती है विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे शिक्षा सम्मेलन हो गया, समारोह हो गया, आप लोग देखेंगे राजनीति में भी या सरकार के द्वारा बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं, कारपोरेट भाषण आदि अलग अलग प्रकार के समारोह में पब्लिक स्पीकिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पर 10 से अधिक लोग रहेंगे वहां पर पब्लिक स्पीकिंग जो होता है संभव होता है। ठीक है, मतलब भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होना चाहिए। जैसे देखेंगे आजकल के समय में नेटवर्क मार्केटिंग वाले बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग का यूज करते हैं। सेमिनार भी पब्लिक आ जाएगा इसी में, इन लोगों में। ठीक है, अभी आगे बताएंगे सेमिनार। तो पब्लिक स्पीकिंग, अच्छे पब्लिक स्पीकिंग क्या गुण होते हैं? ठीक है, अच्छा जो पब्लिक स्पीकिंग होता है, अच्छा जो पब्लिक स्पीकर होता है, उसका क्या क्या गुण होना चाहिए? तो पहला पॉइंट है भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सुनने वाला समझ सके। ठीक है, जो भी सुनने वाला है, ऑडियंस श्रोता है, उसके जो वक्ता है, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए कि आप लोग अच्छे से सुन सके। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलूँ तो आपको अच्छे से स्पष्ट सुनाई न दे। ठीक है, तो इसलिए भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, सुनने वाला समझ सके। अगला पॉइंट है स्पीकर को श्रोता के साथ साथ संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि उनका ध्यान बना रहे। ठीक है, मेरा कहने का इसका मतलब यह है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप लोगों का जो ध्यान है, आप लोगों का जो माइंड का संबंध है वो हमारे माइंड से होना चाहिए ताकि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोगों का ध्यान बना रहे। ठीक है, अगला है भाषण में श्रोता का ध्यान रखना और उनकी रुचि को जागृत करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्या बोला है कि भाषण जब आप दे रहे हैं तो उसमें श्रोता का ध्यान रखना और उनकी रुचि को जागृत करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे एग्जाम है तो मुझे पता है कि आप लोगों का इस सब्जेक्ट में आज रुचि है, कि आप लोग कल एग्जाम में, कल आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसलिए इसमें आपकी रुचि है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इस विषय के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह मैं ऑडियंस की रुचि के हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो यह अभी एक अच्छी स्पीकर का गुण होता है। ठीक है, तो भाषण में श्रोता का ध्यान रखना और उसकी रुचि को जागृत करना महत्वपूर्ण होता है। अगला, स्पीकर को उस विशेष क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए जिस पर वह भाषण दे रहा है। जो भी स्पीकर, जैसे मैं स्पीकर हूँ तो मुझे इस कम्युनिकेशन स्किल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस पर मैं आप लोगों को भाषण दे रहा हूँ। ठीक है, भाषण में सकारात्मक भावना बनाए रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब आप लोग एग्जाम में यदि आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, बहुत बेकार हो जाएगा एग्जाम, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, मैं आप लोगों को लिए अब मैं अपने अंदर नकारात्मकता की भावना पैदा कर रहा हूँ, इससे आप लोग भी नकारात्मकता का भावना अपने अंदर पैदा कर लेंगे, जो कि एक अच्छी स्पीकर का गुण नहीं होता, बहुत बेकार गुण होता है। ठीक है, तो इसलिए भाषण में सकारात्मक भावना बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं भाषण तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस से आप क्या समझते हैं। कॉन्फ्रेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद इसको बताऊं। कॉन्फ्रेंस आप लोग मतलब जैसे आप किसी से फोन पे बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी और को जोड़ देते हैं और जोड़ के तीनों दो लोग पहले बात कर रहे थे, तो उसमें एक और छोड़ दिए, तो तीनों लोग आपस में जब जुड़ के बात करते हैं तो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल बोल दिया था। ठीक है, उसी प्रकार इसमें होता है, उसमें तीनों लोग बात करते हैं, तीनों लोग कोई एक विशेष टॉपिक होता है, तीनों लोग उस विशेष टॉपिक पर आपस में बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे की जानकारी को साझा करते हैं, उसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया गया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉलेज में मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बिजनेस के बारे में बताया गया, इस टॉपिक के बारे में बताया गया, तो वही कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात हो रही है। कॉन्फ्रेंस क्या होता है समझिएगा, अभी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस व्यक्तियों की सभा होती है। क्या होती है, व्यक्तियों की सभा होती है, जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन अथवा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कुछ व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर सभी लोग क्या करेंगे, एक विशिष्ट कार्य या विशिष्ट समस्या पर अपना वाद विवाद और निश्चित समय में करेंगे। ठीक है, इसमें सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं एवं प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी टॉपिक की बात करना, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैंने, आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, सब लोग जैसे कम्युनिकेशन स्किल है तो सब लोग बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, तो मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है तो किसी को उसके बताए गए परिभाषा से या जो भी वो बता रहा है उससे दिक्कत हो गया, तो वो बोलेगा इस प्रकार कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन इस प्रकार होगा। तो वहां पर जो सही बात बोलेगा, जो सभी को सटीक लगेगा, उस बात को माना जाएगा, उसी बात को सर्वमान्य माना जाएगा। तो ये होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, सॉरी कॉन्फ्रेंस होता है। क्या होता है, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में कई व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशेष कार्यक्रम या समस्या पर चिंतन अथवा वाद विवाद पर एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करता है एवं प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करता है। ठीक है, पूछता है पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंस, कभी कभी पूछता है पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंस पहला है एकेडमिक कॉन्फ्रेंस। तो इस प्रकार का जो कॉन्फ्रेंस होता है ये वैज्ञानिक और प्रशासनिकों शक्तियों का समूह होता है जो प्रशासनिक और रिसर्च कार्यों के परिणाम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, दूर दूर से देखेंगे जो रिसर्च सेंटर वाले होते हैं वो अपने कार्य को, अपने परिणाम को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, अगला है बिजनेस कॉन्फ्रेंस। तो यह देखिए आज के समय में बहुत होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग तो आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग भारी भांति से परिचित है नेटवर्क मार्केटिंग से, तो इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत अच्छी चीजें नहीं, बहुत बेकार चीजें, आप लोग कभी सोचिएगा भी मत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, तो यह ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो किसी कंपनी या उद्योग में कार्य करते हैं और वे एक साथ किसी नए उद्योग या व्यवसाय के अवसर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह था थोड़ा सा इसका पर्पज। थोड़ा सा इसकी जानेंगे प्लानिंग क्या होता है। जैसे आपको कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले क्या क्या आपको प्लानिंग करना होता है। देखिए मैं लिखा थोड़ा कम हूँ लेकिन बता थोड़ा ज्यादा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लिखने में बहुत अधिक समय लग जाएगा और इतना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो कॉन्फ्रेंसिंग के पहले से क्या प्लानिंग होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो सम्मेलन में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जहां पर भी कॉन्फ्रेंसिंग करने, वहां जहां पर भी सम्मेलन हो रहा है सभी का, वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री सावधानी पूर्वक तैयार कर लेनी चाहिए ताकि चर्चा में कोई बहाना ना चर्चा में कोई बाधा ना हो। ठीक है, जिस समय आप कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिस समय आप अपने बातों को अपने विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय आपका जो भी टॉपिक हो उसको तैयार होना चाहिए ताकि आपको बताते वक्त कोई भी बाधा उत्पन्न न हो सके। ठीक है, अगला सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आप सम्मेलन का उद्देश्य है वह सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि इसी टॉपिक पर आप आज आपको बात करना। ठीक है, अगला है सदस्यों को रहने के लिए वह कम कीमत पर ठहरने की व्यवस्था होनी है। जहाँ पर भी सदस्य मान लीजिए अब दूर से यहाँ रहना है उनको, तो वहाँ पर उनके लिए कम कीमत में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आप फ्री में भी व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, सम्मेलन में लगने वाले व्यय को पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सम्मेलन हो गया उसके बाद जो लगाया है सब कुछ अपना प्रोसेस उसको आप लोग मतलब नुकसान हो। तो इसलिए सम्मेलन से पहले क्या हो कि व्यय जो लगने वाला, जो धन लगने वाला उसको तय कर लेना चाहिए। ठीक है, सदस्यों की मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए। जो भी सदस्य हो उनकी मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए। मान लीजिए किसी को
पानी चाहिए तो उसके लिए कार्यकर्ता जाएगा, दौड़कर पानी लाएगा। इस प्रकार से सदस्य की मदद के लिए कार्यकर्ता होना चाहिए। सदस्यों को सुलझाने हेतु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सदस्यों को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो यह था कॉन्फ्रेंस के बारे में। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य, कॉन्फ्रेंस के पहले क्या प्लानिंग करते हैं। चलिए चलते हैं आगे, देखेंगे सेमिनार। सेमिनार बोलते हैं इसको शायद संगोष्ठी, ठीक है। सेमिनार तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। ये देखिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेमिनार, ठीक है। सेमिनार देखेंगे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। 500 रुपये का कभी कभी चेक आता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि जाने दीजिए। चलिए थोड़ी हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। सेमिनार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सेमिनार एक विशेष विषय पर जानकारी साझा करने और चर्चा करने के लिए आयोजित किया हुआ एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। सेमिनार क्या होता है, एक विशेष विषय पर जानकारी साझा करने और चर्चा करने के लिए आयोजित किया हुआ एक प्रक्रिया होता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां एक विषय पर विशेषज्ञ, शोधकर्ता और अन्य प्रशिक्षण अपने अनुसंधान, अनुभव और दृष्टिकोण को साझा करें ताकि उनके श्रोता नवीन जानकारी को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया इसमें, मैंने बताया कि सेमिनार एक विशेष विषय पर जानकारी साझा करने और चर्चा करने के लिए आयोजित किया हुआ एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोग्राम होता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां एक विषय पर ही शोधकर्ता, विशेषज्ञ और अन्य प्रशिक्षण अपने अनुसंधान, अनुभव और दृष्टिकोण को साझा करते हैं ताकि उनके श्रोता नवीन जानकारी को प्राप्त कर सके। नवीन जानकारी मतलब नई जानकारी को प्राप्त कर सके। आगे देखेंगे, यह एक सभा होती है, ठीक है। यह क्या होती है, सेमिनार एक प्रकार की सभा होती है जिसमें समूह में आदान प्रदान के साथ चर्चा होती है, ठीक है। जिसमें जो समूह होता है उसमें आपस में आदान प्रदान के साथ चर्चा करता है किसी एक विशेष टॉपिक पर। वक्ता लेक्चर देने से पहले विषय संबंधी गहन अध्ययन करता है। जो भी वक्ता होगा वह लेक्चर देने से पहले, जिस भी टॉपिक पर उसे लेक्चर देना उससे पहले वह उसका विचार विमर्श करेगा, विशेष अध्ययन गहन करता है, याद करता है, उसको समझता है, ठीक है। विषय विशेषज्ञ से भी चर्चा करता है, उसके बाद बोलने के लिए मटेरियल कलेक्ट करता है। जो भी वक्ता होता है वह जो उसका विशेषज्ञ उससे क्या करता है, उसे समझता है उस चीज के बारे में, उसका मटेरियल को कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, वह प्रस्तुत करता है वक्ता के श्रोता के सामने। प्रस्तुत करने के बाद श्रोता उस पर अपने सुझाव देते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और चर्चा करते हैं। तो यह था सेमिनार के बारे में। सेमिनार क्या होता है, अब बात आती है सेमिनार का क्या उद्देश्य है। तो सेमिनार का उद्देश्य भी समझ लीजिए, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट है। तो सेमिनार में कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे सेमिनार शिक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। सेमिनार व्याख्यान देने के लिए जिसमें कि सहभागी किसी भी एक विषय पर व्याख्यान देता है और उस पर चर्चा होती है जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहला तो गया सेमिनार शिक्षा के उद्देश्य से। सेमिनार दूसरे लोगों की दक्षता बढ़ाने के लिए भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। किसी की स्किल बढ़ाने के लिए भी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के सेमिनार में व्यक्तिगत वित्त, रियल एस्टेट, निवेश, ईटीसी चीजों मतलब इत्यादि चीजों के लिए सेमिनार आयोजित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति इन विषयों पर चर्चा करके ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान को इकट्ठा करता है। अगला है, समय समय पर सेमिनार का आयोजन मोटिवेशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। सेमिनार बिजनेसमैन वोमैन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए भी किया जाता है ताकि वह होने वाले अपना जो कार्य उसके मध्य चर्चा कर सके, ठीक है। तो यह भी बात आता है कि इसके पहले क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं वो आप लोगों को बता देना हूँ, ठीक है। तो सेमिनार में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसा कि उसमें मैंने बताया था। सामग्री सावधानीपूर्वक तैयार कर लेनी चाहिए ताकि चर्चा में कोई बाधा ना हो, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। सब लगभग देखिए सेम होता है सब में, ठीक है। यह जो पॉइंट है, पहला पॉइंट सेमिनार में, यहाँ पर सेमिनार होगा तो सेमिनार लिख देंगे, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस लिख देंगे। तो सेमिनार में प्लानिंग से पहले क्या करेंगे, समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री सावधानीपूर्वक तैयार कर लेनी चाहिए ताकि चर्चा में कोई बाधा न हो। सेमिनार के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, जो भी सेमिनार के उद्देश्य हुआ स्पष्ट होना चाहिए। सदस्यों के रहने के लिए कम कीमत पर व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, ठीक है। सेमिनार में लगने वाले जो भी व्यय हो उसको पहले से ही तय कर लेना चाहिए, उसमें भी मैंने बताया था। सदस्यों की मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए, उसमें भी मैंने बताया था। तो सब कुछ लगभग सेम है, थोड़ा सा बस जहाँ पर कॉन्फ्रेंस था यहाँ पर सेमिनार कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यह इसका प्लानिंग था। अब आगे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता बताइए। व्यक्तित्व मतलब जो होता है पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी का क्या अर्थ है, परिभाषा और विशेषता बताना है। तो चलिए देखते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द परसोना से हुई है। किससे हुई है, यूनानी भाषा के शब्द परसोना से हुई है। परसोना,
जिसका मतलब क्या होता है, मुखौटा, मतलब मुखौटा या नकाब। ठीक है, मतलब क्या है इसका समझ लिए, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप कॉलेज है आपका, ठीक है, कॉलेज में क्या होता है 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं सब लोग कुछ ना कुछ अपना प्रस्तुत करते हैं। तो आप मान लीजिए किसी ने नाटक प्रस्तुत किया तो आप क्या करेगा, अपने चेहरे को बदल लेगा, अपने पूरे वेशभूषा को बदल लेगा, लेकिन उसका विचार जो है वही रहेगा। तो इस प्रकार क्या किया जाता है कि आप बस अपने ऊपर क्या है, नकाब या मुखौटा धारण कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, पर्सनालिटी जैसे इस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह था इसका मीनिंग। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा अर्थात नकली चेहरा। जैसे कि रंगमंच पर कोई कलाकार राक्षस की वेशभूषा में आ जाता है, परंतु उसका व्यवहार समझ सामान्य दशा से अलग होता है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है, यह होता है पर्सनालिटी शब्द के भाषा की या पर्सनालिटी शब्द की अर्थ। ठीक है, सामान्य अर्थों में लोग पर्सनालिटी का अर्थ बाह्य रूप से अर्थात व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप, शरीर का गठन एवं रंग आदि से लगाते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, व्यक्ति के पर्सनालिटी में उसके आंतरिक एवं बाह्य गुणों का समावेश रहता है। तो यह था थोड़ा सा व्यक्तित्व की परिभाषा, अर्थ के बारे में। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। व्यक्तित्व की क्या परिभाषाएं हैं, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं दी हैं उन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे डैसियल ने दिया है, क्या डैसियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, डैसियल ने बताया कि व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी होता है, वो व्यक्तियों के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन होता है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद ड्रेवर बताएं, ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के दैहिक मानसिक नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने कि व्यक्ति के दैहिक मानसिक नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एल्पर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व उम्र में मनोदय एक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ संयोजन स्थापित करता है। अगला बिग तथा हंट के अनुसार, तो इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व होता है। इसके बाद बोरिंग, लैकफील्ड तथा वेल्ड ने बताया कि व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ अस्थायी तथा पूर्व समायोजन है। तो इस प्रकार इन मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया कि इस पर पर्सनालिटी पर, पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी की क्या परिभाषा होती है। आगे देखेंगे इसकी विशेषता। तो इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जो होते हैं वह शामिल होते हैं। ठीक है, वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होता है इसमें। यह व्यक्ति की मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन होता है। पर्सनालिटी व्यक्ति के मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन होता है। वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वातावरण जो होता है व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह जन्मजात तथा प्रवृत्तियों का योग होता है। इसमें संगठन की गठन व्यवहार आदि का संगठन होता है। इसमें व्यक्ति की गठन व्यवहार आदि का संगठन होता है। तो यह था इसका थोड़ा सा लक्षण विशेषता। थोड़ा सा फिर नहीं समझ में आया होगा तो एक और सुन लीजिए। ठीक है, तो पर्सनालिटी व्यक्ति को गुणों का एक विशिष्ट संगठन होता है। पर्सनालिटी व्यक्ति के कुछ विशेष गुणों के कारण उसमें व्यक्ति की पहचान होती है, जिसे क्रोध आना, गुस्सा होना। ठीक है, मतलब यही क्रोध आना, गुस्सा होना, बात यही कही, खुश होना, निराश होना, हतोत्साहित होना इत्यादि क्या है, यह पर्सनालिटी है किसकी, यही है पर्सनालिटी। ठीक है, तो यह था पर्सनालिटी के बारे में। एक क्वेश्चन और है, आप लोग उसको भी देख लीजिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन मॉडल बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मॉडल बताइए। कम्युनिकेशन मॉडल क्या है उसके बारे में पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है। एरिस्टोटल मॉडल को बार बार पूछता है। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु का मॉडल पूछता है, अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल बताइए। ठीक है, पूछेगा बार्लो का कम्युनिकेशन मॉडल बताइए, तो आप लोग को बताना पड़ेगा। तो चलिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट है उनका बता देता हूँ। 3 लोगों का बताऊंगा मैं, 3 से 4 लोगों का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग अरिस्टोटल मॉडल या अरस्तु का मॉडल। किसका, अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल। तो वक्ता, स्पीकर और ऑडियंस। अरस्तु ने बताया कि किसी भी कम्युनिकेशन के होने के लिए 3 कंपोनेंट का होना, 3 तत्व का होना, 3 घटक का होना आवश्यक है। बिना 3 घटक के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसको किसने बताया, इसको अरिस्टोटल ने बताया। अरिस्टोटल ने बताया किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए वक्ता होना चाहिए, स्पीच होनी चाहिए और ऑडियंस होना चाहिए। मतलब वक्ता मतलब बोलने वाला होना चाहिए, उसके बोलने वाले के पास कुछ टॉपिक होना चाहिए, कुछ भाषण होना चाहिए और उसको सुनने वाला भी कुछ होना चाहिए। तो यही तब होगा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार संचार के लिए उपयुक्त 3 तत्व या 3 घटक आवश्यक हैं, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस।
संचार का यह मॉडल वक्ता तथा श्रोता के आमने सामने होने की स्थिति की संभावना में आमने सामने होता है। दूसरा है लासवेल का मॉडल, लासवेल का कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो लासवेल का कम्युनिकेशन मॉडल है, पूरा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसे कहता है और उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो लासवेल के मॉडल में 5 तत्वों को लिया गया। लासवेल ने अपने मॉडल में 5 तत्वों को बताया। उन्होंने बताया कि कौन है, वह क्या कहना चाहता है, वह किस माध्यम से कह रहा है, किसे कह रहा है और उसके कहने के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी बातों का अध्ययन, यदि यह सब 5 बातें एक साथ होंगी तो वहां पर कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा। तो इन्होंने संचार प्रक्रिया के लिए 5 तत्वों का चयन किया है। इस मॉडल की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति के विशिष्ट संबंधों के बारे में सभी तत्वों को प्रश्नों के रूप में लिया गया है। ठीक है, अगला है शैनन और वीवर का मॉडल, शैनन और वीवर मॉडल। ठीक है, शैनन और वीवर मॉडल, तो यह शैनन और वीवर, तो इन्होंने भी 5 एलिमेंट बताए हैं कम्युनिकेशन के लिए। इन्होंने बताया सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब कहने के है कि एक सेंडर होना चाहिए, मतलब जो भी कम्युनिकेशन उसको एक बोलने वाला होना चाहिए, एक संचारक होना चाहिए। ठीक है, एक सूचना का स्रोत होना चाहिए। उसके बाद उसके पास कुछ मैसेज होनी चाहिए, मतलब सूचना होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सूचना को पहुंचाने के लिए कोई चैनल होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए। ठीक है, उस माध्यम को कोई प्राप्त करने वाला चाहिए और प्राप्त करने के बाद उसको समझने वाला भी होना चाहिए, वहां तक पहुंचने वाले भी होने चाहिए। तो ये 5 चीजें यदि किसी में रहेगी, 5 चीजें अगर एक जगह पे होंगी तो वहां पर कम्युनिकेशन शैनन और वीवर मॉडल कम्युनिकेशन लागू होगा। ठीक है, इसके बाद आए बार्लो मॉडल। तो बार्लो ने क्या बताया, बार्लो को देख लीजिए। बार्लो ने भी बताया कि किसी भी कम्युनिकेशन को होने के लिए 5 मॉडल की आवश्यकता होती है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। ठीक है, इन्होंने भी यही बात बोली है। तो इन्होंने बताया कि सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये तो यहाँ पर बार्लो मॉडल यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, इन्होंने भी 5 बातें बताई, सोर्स, इनकोड, मैसेज, चैनल, डिकोड और रिसीवर। ठीक है, बार्लो ने भी क्या बताया, 5 तत्वों को बताया है, सोर्स बताया है, इनकोड बताया, मैसेज, चैनल और डिकोड, रिसीवर बताया। इन्होंने बताया कि कोई सूचना का एक स्रोत होना चाहिए। ठीक है, उस सूचना स्रोत को एक संचारकर्ता होना चाहिए जो कि इस सूचना को क्या करे, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। उस सूचना प्रस्तुत करने वाले के पास एक मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज हो। ठीक है, उस मैसेज को किसी माध्यम से क्या करना चाहिए, प्राप्तकर्ता के पास जाना चाहिए। ठीक है, इसके पास जाना चाहिए, प्राप्तकर्ता के पास। सॉरी, यहाँ पर देखिए एक स्टेप गलत हो गया है, यहाँ पर डिकोड की जगह पर रिसीवर रहेगा और रिसीवर की जगह पर डिकोड रहेगा। ठीक है, तो चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए और रिसीवर तक पहुंचने के बाद रिसीवर जो है इसको डिकोड करे। तो इस प्रकार के मॉडल को बोला जाता है बार्लो मॉडल। ठीक है, तो इस मॉडल की यह विशेषता है कि संदेशवाहक संदेश को माध्यम तक पहुंचाने से पहले उसका संकेतीकरण करता है। ठीक है, क्या करता है, संकेतीकरण करता है। उसी प्रकार संदेश प्राप्त करता है, उस संदेश का संकेत वाचन करता है, वह संदेश को ग्रहण करता है। तो यह था शैनन और वीवर का मॉडल, किसका, शैनन और वीवर मॉडल। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन जो भी मैंने बताया आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप लोगों को एक मैराथन क्लास दिया जाएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और फिर से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और अपने फैमिली का, अपना और अपने घर वालों को सभी का नाम रोशन करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।